नमस्कार। 19 जून 1966 यही वो दिन था जब हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी थी। उन्होंने इस संगठन के नाम में शिव जोड़ दिया था, यानी भगवान शिव की सेना, और झंडे पर था बाघ के साथ आसमान में लहराता भगवा, जिसे हिंदुत्व की पहचान मानी जाती है। इस संगठन की जब से नींव रखी गई है, तभी से ये संगठन हिंदू और हिंदुत्व की बात करता रहा है। लेकिन 19 जून को जब शिवसेना की 55वीं बरसी थी, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदुत्व का झंडा उठाने वाली शिवसेना लोगों को चिकन बांटती फिर रही थी। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार चला रहे उद्धव ठाकरे के राज में शनिवार को शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर नासिक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें, शिवसेना का ये रक्तदान शिविर जल्द ही मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्खियों में छाने लगा। और इसकी खास वजह ये थी कि शिवसेना की ओर से आयोजित किए गए इस रक्तदान शिविर में जो भी रक्तदान करने आ रहा था, उसे 1 किलो चिकन मुफ्त में बांटा जा रहा था, जबकि शाकाहारी लोगों के लिए 1 किलो पनीर की व्यवस्था की गई थी। शिविर के आयोजन से पहले जो पोस्टर शिवसेना के स्थानीय नेताओं की ओर से लगाए गए थे, उनमें कहा गया कि जो भी रक्तदान करेगा उसे 1 किलो चिकन मुफ्त मिलेगा। ये रक्तदान शिविर नासिक के सिरको औद्योगिक क्षेत्र में शिवसेना के स्थानीय पार्षद किरण ताई के पति योगेश दराडे की ओर से आयोजित किया गया था। योगेश ने बताया कि इस तरह के ऑफर के बाद 75 से ज्यादा लोगों ने शिविर में रक्तदान किया। वैसे शिवसेना के स्थापना दिवस पर चिकन बांटने का ये शायद भले ही पहला मामला हो, लेकिन आपको बता दें, पिछले साल दिसंबर में जब मुंबई के ब्लड बैंकों में खून की भारी कमी देखी गई थी, उस वक्त भी शिवसेना के नेताओं ने रक्तदान करने वालों को मुफ्त में चिकन और पनीर देने का ऐलान किया था। शिवसेना के नेता समाधान सरवणकर ने बताया कि ब्लड बैंकों में खून की भारी किल्लत को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया था। इतना ही नहीं, शिवसेना सांसद संजय राउत तो भरे सदन में ये मांग कर चुके हैं कि आयुष मंत्रालय ये प्रमाणित करे कि मुर्गी और अंडा शाकाहारी है। आप भी सुनिए अंडा और चिकन पर शिवसेना सांसद की ये स्पीच। संजय राउत जी। धन्यवाद डिप्टी स्पीकर सर। आयुष का मतलब है जीवन। जब जीवन ठीक रहना है तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए। और हमारे जो प्राचीन जो लोग हैं, ऋषि है, मुनि है, हकीम है, ये सभी लोगों ने आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करके रखा है। लेकिन आयुष मंत्रालय जो हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एक विशेष मंत्रालय शुरू हो गया, हम जरूर चाहेंगे मंत्रालय बढ़े, मंत्रालय का काम बढ़े। पूरे विश्व में मोदी जी प्रधानमंत्री जो आयुर्वेद के और हमारे योगा के सबसे बड़े एम्बेसडर हो गए, तो मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व में योगा है, पूरे विश्व में आयुर्वेद है, तो इस आयुष मंत्रालय को भी 1500 करोड़ का बजट से कम 10,000 करोड़ का बजट अगर होगा तो पूरे देश में जो आप कहते हैं ठाकुर साहब, गरीबों को जो पीड़ित है उनको, जो पंडित जी आपने भी कहा कि जैसे आप अपने पिताजी को लेके गए कर्पूरी ठाकुर साहब को और 11 रुपया लिया। आयुर्वेद में इनकम कम है लेकिन उसकी मात्रा बहुत भारी है, उसका ये भारी है। हम आयुर्वेद का दरवाजा कब खटखटाते मालूम है? जब सब दरवाजे बंद हो जाते। जब एलोपैथी वाला कहता है कि अभी हमारे से कुछ नहीं होगा, तो अब आयुर्वेद का आप एक बार इस्तेमाल कर लीजिए, तब हम जाते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। ये इसलिए होता है कि मार्केटिंग और पैकेजिंग, ये दो बड़ी बात है इस कॉरपोरेट दुनिया में। वो आपको आयुष मंत्रालय को अपने जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में बहुत आपको एक मदद करनी पड़ेगी। अपने अस्पताल खोले हैं, कॉलेजेस खोले हैं। महाराष्ट्र में बड़ा राज्य है, प्रोग्रेसिव राज्य है, लेकिन आज भी ग्रामीण रुग्णालय में आयुर्वेदिक डॉक्टर मुझे नहीं दिखता जो MS और MD लेवल का, जो कॉलेज अपने खोले हैं आयुर्वेदिक के। आयुर्वेद वहाँ ना पंचकर्म के लिए कुछ अलग से आपने प्रावधान किया है, मैंने देखा है खुद जाकर। और जो
वहाँ स्टूडेंट है, इंटर्नशिप करते हैं, उनको अब तक विद्या वेतन भी नहीं मिल रहा है। ये मेरे पास कुछ लड़के आए थे, तो मंत्री जी आपके लिए भी बहुत ही विचार करने लायक स्थिति है। अब आयुर्वेदिक सिर्फ दवा बाजार नहीं रहा है, मैं आपको बताता हूँ। आप अमेरिका में जाइए, आप यूरोप में जाइए, जैसे राम गोपाल यादव साहब कह रहे थे कि संजीवनी विद्या, जो एक द्रोणाचार्य जो पर्वत लेके आए और लक्ष्मण जी को जो संजीवनी मिली है, लेकिन अब आयुर्वेद शुरू हुआ वहाँ से और पहुँचा है कहाँ, मैं आपको बताता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में मैं एक बार गया था, अभी नंदुरबार एक आदिवासी स्टेट है, जिला है, और काम जिम हो गया तो आदिवासी लोग आए और हमें खाना दिया। तो मैंने पूछा ये क्या है, बोला ये मुर्गी है। फिर आज मैं मुर्गी नहीं खाऊंगा। भाई साहब ये आयुर्वेदिक मुर्गी है। आयुर्वेदिक, देखिए जैसे ट्राइबल मेडिकल सिस्टम की बात अगर आप करते हो, तो आदिवासी ने मुझे कहा ये एक ऐसी मुर्गी है, हम उसे इस तरह से उसका पालन पोषण करते हैं, उससे आपके शरीर के सब रोग बाहर निकल जाएंगे, ये आयुर्वेदिक मुर्गी है। तो ये भी एक रिसर्च की बात है आयुष मंत्रालय की। कुछ दिन पहले मेरे पास हरियाणा में जो चौधरी चरण सिंह एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, रिसर्च काम करता है, वहाँ से कुछ लोग आ गए और बोले आप नया क्या कर रहे हो? बोले हमने आयुर्वेदिक अंडा रिसर्च किया है। आपको मालूम है आयुष मंत्रालय की जानकारी में आना चाहिए। आयुर्वेदिक अंडा है, बोले उसमें क्या है? हम पोल्ट्री फार्म जो रखा है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में, उसमें हम उस मुर्गी को सिर्फ हर्बल खिलाते हैं। हर्बल यानी लवंग हो और या तिल हो या मूसली हो, उससे जो अंडा पैदा होता है हम मानते हैं ये पूरी तरह से शाकाहारी और आयुर्वेदिक अंडा है। और ये जिसे कोई प्रोटीन की ज़रूरत है और जो मांसाहार नहीं करना चाहते वो भी खा सकते हैं। तो आप आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी है, आपको सर्टिफाइड करना होगा ये जो अंडा है ये शाकाहारी है या मांसाहारी है। तो बहुत बड़ा विवाद इस देश में चल रहा है अभी शाकाहार मांसाहार का, तो ये आपकी मंत्रालय की जिम्मेदारी है भाई। दूसरी बात है, आप सिर्फ दवा तक सीमित मत रहिए। ये हल्दी और दूध जो हमारे लिए बहुत ही गुणकारी रहा है हमेशा, हम जब बच्चे थे, छोटे थे, जब खांसी हो सर्दी हो तो हल्दी और दूध पी लेते थे, हमारी माँ हमारी ग्रैंड मदर। अमेरिका में हम यहाँ जो हमारे देश में जो क्या लाटे कॉफ़ी एक नई आई है, लाटे कॉफ़ी जो फॉरेन की एक चेन है, हाँ, एक्सप्रेसो कॉफ़ी, लाटे कॉफ़ी हमारे नए नए बच्चे पी लेते हैं। अमेरिका में और यूरोप में अब ये टर्मरिक लाटे कॉफ़ी आई है। टर्मरिक हमें मालूम नहीं है, उसमें हल्दी है, उसमें इलायची है, उसमें लवंग है, उसमें सब गुण है आयुर्वेद के। और वहाँ के यंग जनरेशन में ये लाटे टर्मरिक कॉफ़ी बहुत पॉपुलर हुई है। ये हमारा आयुर्वेद का दिया हुआ देन है। और हमारे यहाँ हम अब तक जड़ी बूटी में ही फंसे हैं आयुर्वेद। जब तक हम ये आयुष मंत्रालय भी इस प्रकार से कोई नया संशोधन करके न्यू जनरेशन को आयुर्वेद का जो महत्व है इस माध्यम से भी समझना चाहिए कि ये हमारी प्राचीन विद्या नहीं है, ये हमारा जीवन है और हमको ये आगे लेके जाना है। जो यूरोप को समझता है, जो अमेरिका को समझता है, अब हम तो अब तक 1500 करोड़ के बजट में फंस गए हैं। दूसरी बात, आयुर्वेद एक ऐसी विद्या है, आज भी हम हमारी आस्थाओं से जुड़े हैं, हमारी श्रद्धा जुड़ी है। और लेकिन कैंसर है, कैंसर में सबसे ज़्यादा रिसर्च अब आयुर्वेद के माध्यम से हो रहा है। अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, और हमारे यहाँ के जो आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान में, उनकी मदद से हो रहा है। लेकिन आज भी आयुर्वेद को ताकत देने की ज़रूरत है। हमारी जो प्राचीन विद्या है उनको ताकत देने की ज़रूरत है। एक अच्छी बात है, मैं पढ़ रहा था कि अब आयुर्वेद की जो इंश्योरेंस आयुष हेल्थ केयर सर्विसेज को इंश्योरेंस कवरेज मिलने लगा है। उससे विश्वास बढ़ेगा। और हमारे गांव के तरफ नहीं तो सिर्फ शहर में भी बड़े बड़े अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ भी कंपलसरी आपको आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट शुरू करने के लिए सरकार को अगर कानून बनाने पड़े तो कानून बनाना चाहिए। तभी आपका आयुष मंत्रालय बहुत ही मजबूती से काम कर पाएगा। मुझे विश्वास है कि ये मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का
ये जो ड्रीम है आयुष मंत्रालय, वो 2022 तक इस देश का सबसे बड़ा मंत्रालय बनेगा और इस देश में जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, जिसको ज़रूरत है इस प्रकार की दवा की, उसको अच्छी तरह से आप सुविधा देंगे। धन्यवाद।